हेलो बच्चों। तो आज हम पहले देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। तो बच्चों अटेंटिव हो जाओ। और बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ड्यूरिंग फ्री फॉल, बच्चों जो फ्री फॉल होता है उस टाइम पे अगर कोई हमने छत से एक कोई हैवी स्टोन और एक लाइट स्टोन दोनों ड्रॉप करो सेम टाइम पे, तो वो ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अलग अलग टाइम पे पहुंचे। तो फ्री फॉल में टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस वो सेम होगा। इसका मतलब है टाइम टेकन इज इन मास पे डिपेंड नहीं करेगा। पर अगर बच्चों एक छोटा सा एक कोई पेपर हो, अब ऊपर से पेपर या कोई और कोई बहुत ही हल्का पंख, कोई फेदर हो किसी बर्ड का, तो वो क्या है, वो हवा में ड्रिफ्ट करेगा, इधर उधर जाएगा, वो फ्री फॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे एयर जो है, एयर अपना इफेक्ट कर रही है, पर स्टोन पे एयर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कोई भी ऐसी बॉडी हो जिसपे एयर का इफेक्ट नहीं हो रहा ड्यूरिंग फ्री फॉल, तो क्या होगा, टाइम जो है लाइट स्टोन हो हैवी स्टोन हो दोनों केस में सेम होगा। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या होती है? थ्रस्ट इज द नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यही बताया था। थ्रस्ट क्या होती है? एक फोर्स होती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वी नो दैट, हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ वेट क्या होता है। वेट किसी जो है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो हमेशा टूवर्ड्स दी अर्थ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना, ये मैंने बताया। हेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, अगर ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो थ्रस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज इक्वल टू इट्स वेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड पे रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के कारण क्या थ्रस्ट होगा? जितना कि उस ऑब्जेक्ट का वेट है। ठीक है, तो ए तो हो गया थ्रस्ट। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों प्रेशर। प्रेशर जो है एरिया पे डिपेंड करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, नेल आगे से पॉइंटेड होती है, सैंड पे हम खड़े हों तो हमारा पैर जमीन में जाता है, पर हम पूरा अगर लेट जाए सैंड के ऊपर तो हमारी फिर बॉडी जो है वो जमीन के अंदर नहीं जाती है ज्यादा, पैर धंसता है जमीन के अंदर, तो एरिया बढ़ जाता है। तो प्रेशर जो है एरिया बढ़ने से कम हो जाता है। तो जब हम जमीन पे लेटेंगे तो हमारा एरिया बढ़ गया, पूरी शरीर का एरिया हो गया, तो प्रेशर उस केस में कम हो जाएगा। तो ये है इफ सेम अमाउंट ऑफ थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एरिया। अगर डिफरेंट एरियाज पे सेम थ्रस्ट लगेगा तब प्रेशर जो है कब मैक्सिमम होगा? प्रेशर विल बी मैक्सिमम ऑन मिनिमम एरिया। जब मिनिमम एरिया होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा। मैंने बोला ना कि अगर एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया घट हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फार्मूला बच्चों इसका क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था ये प्रेशर का आइडिया पास्कल ने दिया था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी ऑनर में हमने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो ऐसे यूनिट है उसको पास्कल भी कहते हैं, 1 पास्कल। तो पीए भी लिख सकते हैं, पूरा पास्कल लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली पीए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय, हाँ फ्लूइड जो होते हैं, फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैसेस बोथ, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो और सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो ऑल डायरेक्शंस में करते हैं। अच्छा, अब बच्चों बुयंसी। बुयंसी का मैंने आपको बताया था क्या है? ये बॉडी की टेंडेंसी होती है टू फ्लोट ऑन द सरफेस और इनसाइड द फ्लूइड। अगर किसी फ्लूइड के अंदर है या उसके सरफेस के ऊपर है तो जो बॉडी फ्लोट करती है वो टेंडेंसी वो जो होता है
उसको बुयंसी कहते हैं। अब बुयंसी क्यों होती है? ड्यू टू बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट के कारण ये टेंडेंसी आती है फ्लोट करने की। तो ये क्या है? बॉयंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स। ये अपवर्ड फोर्स है जो ऊपर की तरफ उसको, जिसकी डायरेक्शन फोर्स की अपवर्ड है, वो ऑब्जेक्ट को जो फ्लूइड में है, वाटर में है, लिक्विड में, गैस में, कहीं भी है, उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाती है। इसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। और ये कौन लगाता है? फ्लूइड लगाता है। इज एक्सर्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड ये फोर्स लगाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड, जब ऑब्जेक्ट फ्लूइड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स फ्लूइड लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। और इसी बॉयंट फोर्स के कारण बॉडी फ्लोट करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन डेंसिटी। अगर ज्यादा होगी तो बॉयंट फोर्स ज्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी फ्लूइड की तो बॉयंट फोर्स कम होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज ने बताया था पूरी डिटेल, फिर बाद में क्लियर किया कि बॉयंट फोर्स होती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, कितनी होती है। तो उसने, आर्किमिडीज ने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करते हैं, उसको पानी में डालते हैं, फुली और पार्शली, पूरा डाले या अधूरा पानी में रखें, इन फ्लूइड में करें, तो क्या वो एक्सपीरियंस करती है अपवर्ड फोर्स। ये तो हमने ऊपर बता दिया। पर वो जो अपवर्ड फोर्स होती है वो इक्वल टू दी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो इक्वल टू होती है वेट, जितना फ्लूइड का वेट है जो डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट ने। ऑब्जेक्ट को अंदर डालेंगे, कुछ डिस्प्लेस होगा ना, बकेट पूरी भरी हो और उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाले तो पानी बाहर निकल आएगा, स्पिल ओवर कर जाएगा, है ना। तो वो इक्वल टू दी वेट ऑफ फ्लूइड। तो जितना वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका जितना वेट होगा, वही अपवर्ड फोर्स होगी। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, हमें समझ आएगा। फिर एप्लीकेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल बच्चों कहाँ होता है? जब हम शिप और सबमरीन्स बनाते हैं। सबमरीन समझते हो? जो डिफेंस में नेवी वाले शिप नेवल शिप, हाँ नेवल वाले वो यूज करते हैं सबमरीन्स, है ना। आप तो देश की रक्षा करने के लिए। और शिप्स तो इनको डिजाइन करने में कैसे वो डिजाइन करते हैं, कितना बड़ा शिप बनाना है, तो जितना शिप पानी में रखेंगे उसका कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, फिर कितनी बॉयंट फोर्स लगेगी, उससे उन्हें पता चलेगा कि इस शिप के ऊपर हम कितना लोड डाल सकते हैं। जितनी बॉयंट फोर्स होगी उससे ज्यादा हम शिप के अंदर सामान नहीं डाल सकते, लोड नहीं डाल सकते, तो डूब जाएगा वो। तो हम मैक्सिमम कितना, जितना की अपवर्ड थ्रस्ट है, तो उससे ज्यादा होगा तो शिप नीचे चला जाएगा। तो फ्लोट करना है शिप को। फिर हम यूज करते हैं लैक्टोमीटर में। लैक्टोमीटर बच्चों जो प्योरिटी मिल्क की बताता है इंस्ट्रूमेंट है, वहां भी यही प्रिंसिपल यूज होता है फ्लोटिंग का। हाइड्रोमीटर आपने देखा होगा, डेंसिटी जो बैटरी, जो हमारी कार की बैटरी होती है या बाकी बैटरीज होती है जिनके अंदर लिक्विड होता है। कार की बैटरी के अंदर क्या पानी होता है ना, पानी प्लस एसिड। तो उसकी डेंसिटी चेक आपने देखा होगा, हाइड्रोमीटर यूज करते हैं डेंसिटी के लिए। लिक्विड की डेंसिटी देखनी हो तो हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। तो सब में यूज क्या होता है? यही बुयंसी, बुयंट फोर्स, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक छोटा सा इस चैप्टर में रहता है, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। डेंसिटी तो हमें पता है, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। या हम इसको फार्मूला इसका क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों। ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है? ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी होगी
मास की होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो रिलेटिव डेंसिटी मींस रिलेटिव टू समथिंग, है ना, किसी के रिलेशन में। तो रिलेटिव डेंसिटी हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यही सब्सटेंस जिसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, उसकी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यूनिट इज रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होगी? रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों? बिकॉज it is the ratio of two densities। दो डेंसिटीज का रेशियो है ना, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों का क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम यहाँ लिखेंगे, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम, इसकी क्या होगी? इसकी होगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी इसकी यूनिट, और इसकी भी क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोनों कट जाएंगी आपस में, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे समझ लो। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये रेशियो ऑफ टू सब्सटेंस है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो होगा तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा ऑफ ए सब्सटेंस किसके रिलेटिव में होती है? रिलेटिव टू वाटर। ओके, इसलिए इसको जो है डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करते हैं। ओके बच्चों, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर से हमेशा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज, हम कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो सर बोलो। सर एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम के क्यों बनते हैं? हैं? सर एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम के क्यों बनते हैं? एल्युमिनियम के क्यों बनते हैं? अब तुम सोचो, एल्युमिनियम हल्का होता है, एल्युमिनियम को इजीली हम मोल्ड कर सकते हैं, है ना। और भी एल्युमिनियम की कई प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मतलब उसकी जो टेम्परेचर, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब, तो वो जल्दी से खराब नहीं होता। वेदर में जो है उसको रस्ट नहीं लगता। आयरन होगा तो रस्ट लग जाएगा, आयरन होगा तो हैवी होगा, है ना। तो वो सब प्रॉपर्टीज है एल्युमिनियम की। सबसे बात है हल्का है और रस्ट नहीं लगता जल्दी से एल्युमिनियम को। ठीक है सर मतलब ठीक है। सर एल्युमिनियम की लो डेंसिटी होती है, हैं? मतलब हाँ, हल्का होता है ना, लो एल्युमिनियम हल्का डेंसिटी होता है। होती है। हाँ, हल्का होता है। हल्की चीज हमें ऊपर हवा में उड़ाना है तो हल्की चीज या फ्लोट, जब वो एरोप्लेन फ्लोट करता है, वो भी तो एयर में फ्लोट कर रहा है ना एरोप्लेन, जहाँ उड़ रहा है हवा में। तो यस सर। तो पानी जो है, जैसे तुम बकेट में कोई पानी लो तो उसमें बॉल या हल्की चीज आराम से फ्लोट करेगी, हैवी चीज होगी तो नीचे
सिंक करने की कोशिश करेगी, है ना। तो हल्की चीज ही हम रखेंगे फ्लोट कराने के लिए, ठीक है। ओके, चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और इसके बाद हम अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर और हैं तुम्हारे कोर्स में, वो अभी हम कुछ दिन नहीं करेंगे। अभी हम कुछ दिन ये न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक देके करेंगे, ताकि तुमने अब तक जितना पढ़ा है सब बच्चे उसको अच्छे से पढ़ लें, और जिसकी जो क्वेरी हो अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में मुझे लिखते रहे, तो हम रिप्लाई कर देंगे और समझा देंगे। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे चेंज होगा व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, अगर उनके बीच का डिस्टेंस आधा इज रिड्यूस टू हाफ। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें मालूम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है फार्मूला, F इज इक्वल टू हमें मालूम है G इंटू मास ऑफ G द into टू mass 1 into बॉडीज mass 2 upon R2. आर स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों का ऑब्जेक्ट का मास और उनके बीच का सेपरेशन। तो पहला तो है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब वो कहता है रिड्यूस टू हाफ, मतलब आर को हमने क्या कर दिया, अब ये F1, अब आर हम चेंज कर रहे हैं, तो आर को क्या कर दिया, आधा कर दिया, आर को R/2 कर दिया, यही कह रहा है ना रिड्यूस टू हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 4 जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एफ लिख सकता हूँ, ये तो यही है ना। तो ये हो गया 4F, मतलब मेरी फोर्स जो है पहले वाली फोर्स के 4 टाइम्स हो जाएगी। जब डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, तो जब डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो फोर्स विल बी 4 टाइम्स हो जाएगी ना। पहले F थी, F4 थी जब R वाज द डिस्टेंस, और F1 है व्हेन डिस्टेंस इज R/2। तो अब जब हमने किया तो ये 4F आ गया, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हुआ, फोर्स बिटवीन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूरे ही लिख दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between the two objects, दो ऑब्जेक्ट between the two will increase by 4 times, 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। अर्थ के ऊपर 1 kg ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो हमको पता है इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये फार्मूला यूज करके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला यूज करके, दूसरा हम सिंपल 1 लाइन में भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले तो सिंपल वाला करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है। तो हमें मालूम है, वी नो दैट, क्या मालूम है, वेट
of an object is due to, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है। ये मैंने बताया था वेट क्या होता है, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एंड वेट W इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी होता है, m इंटू जी होता है। अब हमारे पास क्या है, g कितना होगा अर्थ सरफेस पे, अर्थ की सरफेस 9.8। हाँ तो 9.8, तो g ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट कितना हो गया, therefore weight is equal to 1 kg into 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 9.8 न्यूटन। तो एक तो ये हो गया, तो वेट 9.8 हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेट 9.8 न्यूटन, या हम कहें ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज 9.8 न्यूटन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज 9.8 न्यूटन। तो एक तो बच्चों ये तरीका है करने का, ठीक है। अब एक सेकंड तरीका जो है वो वाला जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, तो वो वाला करते हैं सेकंड, ठीक है। सेकंड मेथड सेकंड करते हैं, क्या है, F is equal to G F into इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन R square। आर स्क्वायर, ठीक है। अब जी हमें मालूम है कितना है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। इसने दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम सीधा रिप्लाई भी लिख सकते हैं, पर ठीक है हम ऐसे भी करेंगे। इनटू एम, एम मास ऑफ अर्थ दिया हुआ कितना, 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg 1 kg अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 6.4 into 10⁻6 meter। होल स्क्वायर। ओके, सो बच्चों ये जो है ये हो जाएगा 6.7 इंटू 6 हो गया 40.2 इंटू 10⁻24 - 11 डिवाइडेड बाय 6.4 का स्क्वायर इंटू 10⁻12। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 40.2 अपॉन 6.4 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो 4096 6.4 का स्क्वायर तो 4096, 40.96 हाँ तो 40.96 इंटू 10⁻24 - 11 13 अपॉन 10⁻12। तो ये 40.2, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 40.2 अपॉन 40.96 इंटू 10, है ना। तो ये हो गया 402 डिवाइडेड बाय 40.96। तो 402 डिवाइडेड बाय 4096 क्या आएगा बच्चों, 402 0.098 डिवाइडेड बाय 440.96, ये आ गया 9.8, आ गया ना। 402 है ये 10 था ना, 440.2 जो है 10 से मल्टीप्लाई होके 402 बचेगा, तो ये हो गया 9.8। ओके,
सो चाहे ऐसे कर लो चाहे सीधा कर लो, क्योंकि जी हमें मालूम है 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम उससे सीधा भी लिख सकते हैं। सर कहीं पे सर ये जी 9.77 दिया रहता है, तो सर हमें 9.77 लिखना है, तो अगर 9.8 लिखना अगर है? अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो 9.8 लेना है, अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिया हुआ कहीं भी तो 9.8 ले लेना सीधा। और अगर जो है दिया हुआ है, जैसा कभी 10 भी दिया हुआ होगा, जितना दिया है फिर तब उतना ले लेना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया है g इज इक्वल टू दिस मच, तो तुम वही ले लो, नहीं दिया तो 9.8 फ्लैट। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून? भाई मून और अर्थ के बीच में हमें क्या पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर मून तो घूमता है अर्थ के अराउंड, पर अर्थ को कुछ नहीं करता। तो क्या आंसर है? बिकॉज सेम आंसर है जैसे हम जो है ऊपर से अगर गिरते हैं तो हम अर्थ की तरफ पहुंच जाते हैं गिर के, पर या एप्पल है पेड़ से टूट के अर्थ की तरफ, पर ऐसा नहीं है कि अर्थ ऊपर। क्यों? बिकॉज mass of earth is more than the mass of moon। तो जब भी कोई दो चीजें आपस में एक दूसरे को खींच रही हैं, तो कौन सी चीज, अगर अगर एक हैवी बच्चा हो और एक लाइट बच्चा हो, दोनों एक दूसरे को, रस्सी है उनके बीच में मान लिया, और रस्सी से एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो कौन सा बच्चा ज्यादा खींचेगा? जो हल्का है उसको हैवी वाला बच्चा खींच लेगा अपनी तरफ। सेम बात है। ठीक है बच्चों? ओके। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स? फोर्स को क्या होगा बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स? दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स को क्या होगा इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल? तो हमें मालूम है फोर्स between two objects of mass m1 and m2 separated by a distance r। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस r है और उनके मास m1, तो फोर्स बिटवीन द सेपरेटेड बाय क्या होती है, इज f इज इक्वल टू E into mm upon r square। is f is equal to mg m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, ये तो हमने यूज कर लिया। तो बिटवीन, क्योंकि हमने बोला था हर ऑब्जेक्ट जो है, न्यूटन ने क्या कहा था, ईच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर अदर ऑब्जेक्ट, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स होती है। अब वो कहता है अगर एक मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, तो पहला क्वेश्चन, लेट m1 is 2m1, m1 को डबल कर दिया, तो देयरफॉर फोर्स, अब फोर्स उसकी जो होगी, फोर्स F1 क्या होगी, G इंटू 2m1, m2 तो वही है, एक ही का मास बढ़, और R भी वही रखना है, उसने सिर्फ क्या मास जो है डबल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट f, यही ऊपर वाला है ना, तो मतलब क्या सर हो f गया, डबल हो जाएगा। force will also डबल, है ना, वो भी डबल हो जाएगी। अच्छा, अब क्या कहता है,
डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड और ट्रिपल्ड। अब वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड और ट्रिपल। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड। डिस्टेंस को डबल कर दिया, मास वही रखा। अब क्या है, मास को नहीं चेंज करना, ओनली रेडियस चेंज हो डिस्टेंस गया। डबल। तो सेकंड में मास क्या है, मास तो m1 और m2 है। ठीक है, डिस्टेंस r को क्या कर दिया, r चेंज टू 2r, 2r स्क्वायर। डबल हो गया। देयरफॉर सेकंड में हम f2 लिख देते हैं। f2 इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन 2r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। तो ये हो गया f अपॉन 4। ये तो f हो गया ना, ये पूरा, ये जो है, ये जो ग्रीन के अंदर है, ये क्या है, ये f है ना। ग्रीन के अंदर जितना ही f है, तो फोर्स क्या हो गई, फोर्स रिड्यूस्ड होगी। अब 1/4 हो गई ना, रिड्यूस टू 1/4। रिड्यूस टू, या तो लिख देते हैं रिड्यूस टू 1/4, है ना। फोर्स रिड्यूस टू 1/4, जितनी पहले से उसकी 1/4 होगी। अच्छा, अब ट्रिपल। अब क्या है ट्रिपल, तो अब r को क्या है, r हो गया ट्रिपल मतलब 3r। तो क्या हो जाएगा, f3 इस केस में g m1 m2 अपॉन 3r का स्क्वायर, ट्रिपल हो गया। तो ये क्या आ गया, g m1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर, ये हो गया f अपॉन 9। तो अभी हो गई रिड्यूस टू, फोर्स रिड्यूस टू रिड्यूस बाय, यस 1/9, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/9 टाइम्स फोर्स रिड्यूस्ड बाय 1/9 टाइम्स। ओके, अब क्या, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अब वो कह रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के मास क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो तीसरा क्या है, m1 को भी 2m1 कर दिया और m2 को भी क्या कर दिया, 2m2 कर दिया, है ना। तो क्या होगा, अब इसमें फोर्स F4, तो G इंटू 2m1 इंटू 2m2 अपॉन R, तो वही R स्क्वायर, इसको नहीं चेंज किया, सिर्फ उसने क्या क्या, मास को दोनों का डबल कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया 4F। तो क्या हो गया, फोर्स increased by 4 times। अब इंक्रीज हो गई ना, बाय 4 गुना बढ़ गई, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम। ओके, अब क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में आ रही है तो उसके ऊपर क्या एक्सेलरेशन होगा, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड। फ्री फॉल में यही एक्सेलरेशन होता है। मैंने क्या बोला था कि ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। सब में क्या करना है, सेम इक्वेशन वैलिड है, ओनली हमको एक्सेलरेशन को किसमें फ्री फॉल में कर देना है, रिप्लेस कर देना है बाय g, और g 9.8। The acceleration of free fall is g, that is 9.8 meter per second square. अच्छा, what do we call the gravitation अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है? इट इज, क्या हम कहते हैं? इट इज कॉल्ड वेट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो वेट ही तो है ना, वेट ही ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, अब अमित बाइज फ्यू किलोग्राम ऑफ गोल्ड। उस अमित ने कुछ किलोग्राम, कुछ ग्राम, फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड उसने ऐड। अब बच्चों इसमें बात आती है पोल एंड इक्वेटर। हमको पता है कि हमारी जो अर्थ है ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बॉल की तरह नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ना, स्फेरिकल शेप नहीं है अर्थ की। अर्थ क्या होती है? तुमने देखा होगा अर्थ की शेप एक्चुअली होती है बच्चों, अर्थ की शेप थोड़ी ऐसी होती है, परफेक्ट स्फीयर नहीं होती अर्थ, थोड़ी ऐसी इलिप्टिकल सी होती है। हम मान लेते हैं अपने पर्पस के लिए स्फीयर, पर अर्थ की एग्जैक्ट नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, ये होते हैं, ये और ये होते हैं पोल। ये होता है, अगर ऊपर है तो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और ये साइड होते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर, ये साइड भी इक्वेटर। ये दोनों क्या होते हैं? इक्वेटर। मालूम है ज्योग्राफी में? यस सर, 0 डिग्री। तो अब क्या है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो इसका जो मैंने पढ़ाते हुए बताया था, अर्थ में हम मानते हैं 9.8 ग्रेविटी, पर एक्चुअली नहीं होती है इतनी। अलग अलग प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी चेंज होती रहती है, क्योंकि वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। और अब वो क्या कहता है, देखो, वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट दी पोल्स देन एट दी इक्वेटर। जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा होती है देन एट दी इक्वेटर, ठीक है। अब वो कहता है क्या कि उसने पोल पे, किसी नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहीं पे कुछ ग्राम गोल्ड लिया। अब वो ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। अब वो कहता है नॉर्थ पोल पे लिया था, इक्वेटर पे अब वो वापस कर रहा है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड। वो जितना वेट उसने लिया था नॉर्थ पोल पे, अब वो इक्वेटर पे उसको दे रहा है, तो अब वो दोबारा उसको वहां पे मेजर करेगा, तो वो एग्री करेगा कि मैंने तुम्हें यही दिया था, इतना वेट ही दिया था। वेट, अच्छा, एक्सेल वैल्यू ऑफ जी एट पोल क्या होती है, इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर, ठीक है। अब देखो, वेट क्या होता है, m इंटू जी, है ना। अच्छा, मैंने बताया था बच्चों, मास जो होता है, मास कहीं भी स्पेस में कहीं चले जाए, मून पे चले जाए, कहीं भी चले जाए, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए, मास जो है कभी नहीं चेंज होता। मास ऑलवेज रिमेन सेम wherever we go in the universe, चाहे वो हम पोल पे आए, इक्वेटर पे आए, मास इज इनर्शिया, मास विल नेवर चेंज।
तो क्या है कि मास, वेट का ये फॉर्मूला है, और मास एट पोल इज इक्वल टू मास एट इक्वेटर। मास नहीं चेंज होता। अब वेट में क्या है, दूसरा ग्रेविटी है, ग्रेविटी एट पोल ही आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, वेट एट पोल और वेट एट इक्वेटर, इनमें से कहां पे ज्यादा होगा? अच्छा चलो, नहीं, इसको ऐसे समझा देते हैं। मास तो क्लियर है, मास एट पोल। अब हम इसको ऐसे करते हैं, लेट, मान लेते हैं लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at pole is equal to gp, p कैपिटल कर दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या है, जी ई। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, अच्छा अब इससे जो है जगह बना लेते हैं नीचे। ओके, लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल जीपी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर ये है। अब यहाँ इधर कर देते हैं, वेट एट पोल क्या होगा, वेट ऑफ गोल्ड एट weight of gold at pole इज इक्वल टू क्या होगा, मास m में इंटू ग्रेविटी एट पोल, और वेट ऑफ गोल्ड एट इक्वेटर इज इक्वल टू, मास तो वही रहेगा, मास नेवर चेंज, इंटू ग्रेविटी एट इक्वेटर। और हमको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको कि जीपी ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ये हमको दिया हुआ है कि G इज ग्रेटर एट दी पोल, तो GP इज ग्रेटर, तो इसका क्या मतलब हो गया, GP मास तो सेम है, तो हेंस M इंटू, जीपी ग्रेटर है तो सर डब्ल्यूपीपी ग्रेटर होगा। तो M इंटू GP इज ग्रेटर देन M इंटू G, मतलब वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। तो वेट, इसको मैं लिख देता हूं, वेट एट पोल को वेट एट पोल को लिख देते हैं, इसको दोबारा लिख देता हूँ, वेट एट पोल को हम WP इज इक्वल टू M इंटू GP,
और वेट एट इक्वेटर को हम लिख देते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी। तो ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, वेट पोल, अब जो वेट एट पोल याद आ रहा है, इक्वेटर पे वेट कम हो जाएगा। अब बताओ वो एग्री करेगा, वो इक्वेटर पे उसे मेजर करेगा, उसे कम वेट दिखेगा, वो कह देगा अरे ये तो कम कर दिया तूने, निकाल दिया मेरा गोल्ड। तो आंसर क्या होगा, will the friend agree with the weight of gold bought? जब उसको इक्वेटर में देगा तो फ्रेंड विल नॉट एग्री। तो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा फ्रेंड विल नॉट एग्री, because weight at equator will be less, इक्वेटर पे लेस होगा, लेस देन the weight at pole। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब हम नया क्वेश्चन करते हैं। A ball is thrown, अब ये वाला क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आज कुछ करते हैं, बाकी नेक्स्ट है, ये लास्ट करके खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ए बॉल, अब हम सिर्फ न्यूमेरिकली करेंगे बस। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैग, अच्छा चलो, ये यहाँ से जो है ना क्वेश्चन का ट्रेंड स्टाइल बदल रहा है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी हम यहीं कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। चलो ओके बाय, पढ़ते रहो। थैंक यू सर। ओके।